जब से हमने डेरिवेटिव के टॉपिक्स को शुरू किया हम बार बार फंक्शन के वर्ड को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा, किस तरह से, उसके रूल्स जान रहे हैं एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से वो फंक्शंस जो हम मैथ्स में पढ़े होते हैं रियल लाइफ में किसी मशीन्स पर भी इंप्लीमेंट होता है। मशीन्स पर कोई इनपुट वैल्यूज दी जाती है, उसके ब्याह पर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। यही वजह है कि कैलकुलस और मैथ्स की इस ब्रांच को हम अप्लाइड कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल में यूज होता हुआ देखते हैं। इसी तरह 2.3 में हम कुछ मजीद रूल्स को जानेंगे विच मीन प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो सारी चीज़ें हम इस सेशन पे जानेंगे। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी। वीडियो फर्दर स्टार्ट रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो एज वी हैव डिस्कस कि हमें कुछ रूल्स जानने हैं। प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल क्या है? सबसे पहले तो हम एक फंक्शंस को देखते हैं कि एक्चुअली हमें प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। हम किसी फंक्शन को सिंपली जब सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन y इक्वल टू 3x प्लस 2, एज वी नो अकॉर्डिंग टू द रूल कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज ये 2 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि विद रिस्पेक्ट टू द x इसकी डेरिवेटिव वैल्यू 3 आ जाएगी, विच मीन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी ओनली 3। सो व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इस फंक्शन को इनक्लोज करूं और इसके साथ एक और पार्ट को मैं इसके साथ लिखूं दैट इज लाइक 4x, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पार्ट है a वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस b पार्ट के साथ। सिंपल a b लिख सकता हूं मैं। इस पार्ट को या इस तरह के फंक्शन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये फंक्शन यूज करेगा प्रोडक्ट रूल को, एंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब हम एक्चुअल या फॉर्मल डेफिनेशन को समझते हैं जो कि बुक ने बताया हमें। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन f and g is itself differentiable. Moreover, the derivative of fg, which means f multiplied by g, is the first function time the derivative of the second plus the second derivative time the derivative of the first. यानी जब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो सेकंड वाले को मैं वैसे ही रखूंगा, और जब मैं सेकंड वाले को निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखूंगा। इस चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखें, पहले मैं वो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इस पेज पर वापस आएंगे। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। फंक्शन लिखा हुआ है h of x and x पे 3x minus 2x स्क्वायर एंड देन 5 plus 4x। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करूँ तो मैंने देखें सिंपली इस पार्ट को अगर मैं कहता हूँ कि ये a है और ये पार्ट b है, तो a को मैंने वैसे ही रखा और b का डेरिवेटिव निकाल लिया 5 plus 4x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूँ तो ये हो गया 0, 4x का हो गया ओनली 4। तो देखें इस तरह से लिखा आ गया। सिंपल, ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखें। अब मुझे क्या करना है? सेकंड को वैसे रखना है, फर्स्ट को सॉल्व करना है। सेकंड को मैंने ऐसे रखा, फर्स्ट 3x माइनस 2x स्क्वायर, इसका हो गया 3, इसका हो गया माइनस 4x, तो ये मैंने लिख दिया। अब इस पार्ट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यूज ये आ गई। इसे सिंप्लीफाई किया गया, यानी कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही होगी। जब कैंसिल कर लिया गया तो इसकी वैल्यूज आ गई, यानी h बार ऑफ x आ गया हमारा -24x square plus 4x plus 15, and that will be the derivative of your function by using the product rule, right? तो ये सिंपल तरीका है प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करने का। वापस आते हैं कि जब हम प्रोडक्ट रूल के इस रूल को अप्लाई करते हैं तो हमें सेम लॉजिक के साथ जो प्रूफ का मेथड होता है उसके ज़रिए से हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। आप बुक पर आकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मैं कई दफ़ा एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं इसको बार बार कंसीडर ना करूँ, क्योंकि हम इस चीज़ को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उसी मेथड को यूज़ करते हैं जो कि मैंने अभी करके भी आपको दिखाया। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसे ज़रूर रिकॉल करें एवरी टाइम। इसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जो मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म पर दिया जाए? बिल्कुल। देखें कैसे। अगर मैं ये कहता हूँ कि फॉर इंस्टेंस द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x कॉस x, यानी साइन x का भी मुझे मालूम करना है और कॉस x का भी मालूम करना है। इस सेंस पे हमारे पास जो फंक्शन स्ट्रक्चर्ड है वो 3 पार्ट पे मौजूद है। कैसे? देखें, मैं एक्स स्क्वायर को सिंपली कह सकता हूँ ये a है, साइन x को b कह सकता हूँ और कॉस x को c। तो a का जब मैं निकालूंगा तो bc वैसे रहेंगे, b का निकालूंगा तो ac वैसे रहेंगे, और जब c का निकालूंगा तो ab वैसे रहेंगे। सिंपल, a का निकाला साइन x कॉस x वैसे ही रहा, b का निकाल रहा हूँ a और c वैसे ही रहा, और जब मैं c का निकाल रहा हूँ तो a b वैसे रहे और साइन का निकाला। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा डेरिवेटिव आ गया बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट रूल, राइट? होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट रूल क्या है और वो किस तरह से एप्लीकेबल होता है।
इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन 3x स्क्वायर साइन एक्स का है, यहाँ पर मैं दो पार्ट में से डिवाइड कर सकता हूँ, 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, अगर आप बगौर देखें, वो है इसका कांस्टेंट पार्ट। इन शॉर्ट मैं कांस्टेंट रूल यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं 3 को हटाकर बाहर कर दूं तो एक्स स्क्वायर ही सिर्फ ए कहलाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन मैंने इस वक्त इस चीज़ को यहाँ पर इस तरह से किया है कि मैं 3x को वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, एक दफ़ा, और उसके साथ cos x का साइन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं साइन को वैसे ही रखा और 3x स्क्वायर का ले लिया, तो 3 का मैं नहीं ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्चुअली ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का 2x आ रहा है, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूट। बिहाफ ऑफ दिस जब हमने सिंप्लीफाई किया, क्योंकि मैंने 3x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो दैट इज इक्वल टू 3x x cos x प्लस 2 sin x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनिशियल फंक्शन, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल मौजूद है 2x cos x माइनस sin x। अब यहाँ पर आप देखें, प्रोडक्ट रूल के साथ कांस्टेंट रूल इंक्लूडिंग जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल था वो भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। कांस्टेंट रूल तो अभी हमने यहाँ पर भी देख लिया, 3 यहाँ पर भी मौजूद है 2 के साथ और इस 2 के साथ, जबकि नेगेटिव हमारा सब्ट्रैक्शन और सम रूल पे अप्लाई हो रहा है। सेम लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया, एक्स एंड कॉस एक्स के दरमियान ए भी अप्लाई हो गया, ठीक है। जबकि ये जो साइन एक्स है वो इंडिविजुअली सेपरेट रहा, ठीक है। तो 2 sin x डायरेक्टली सिंपल के साथ सॉल्व हुआ ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर x cos x 2 हो रही हैं, लिहाजा मैंने रूल अप्लाई किया। बेस्ड ऑन दिस द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज -2x sin x, वेरी सिंपल। आगे चलेंगे। अब हमारे पास जो रूल है वो क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल का मतलब ये है कि हम दो फंक्शंस को डिवाइड होता हुआ देखते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक फंक्शन दिया जाए y इक्वल टू 2x प्लस 1, वेरी सिंपल, इसका डेरिवेटिव होगा 2। लेकिन इसी के साथ डिवाइडिंग वैल्यूज अगर मुझे दी जाए 4x क्यूब प्लस 6, तो अब यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा उसे मैं क्वोशंट रूल कहूँगा। क्या है ये क्वोशंट रूल, समझते हैं। So the quotient f divided by g of two differentiable function f and g is itself differentiable at all values of x for which g of x is not equal to 0। यानी जो डेनोमिनेटर में वैल्यूज है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम इनफाइनाइट पे चलाएंगे, नॉट डिफाइन पे। Moreover, the derivative of f divided by g is given by the denominator time the derivative of the numerator minus the numerator time the derivative of the denominators all divide the square of the denominator। What does it mean? It's mean that कि f of x divided by g of x को मैं प्रोडक्ट रूल के साथ एक दफ़ा अप्लाई करूंगा और उसके बाद g of x का स्क्वायर करूंगा। देखो f of g मौजूद थे, मैंने g को वैसे ही रखा और x का डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर माइनस साइन, फिर मैंने f को वैसे ही रखा, g का डेरिवेटिव निकाल लिया, और जो g of x है उसका स्क्वायर ले लूंगा, जबकि g of x कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद प्रूव है सेम लॉजिक के साथ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड डेल एक्स के साथ उसको प्रूव करके दिखाया जा रहा है कि हाउ दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यूज, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर भी देखा। अब पहले तो एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। लेकिन सिंपल एक एग्जांपल, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 5x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने सबसे पहले g ऑफ x को वैसे ही रखा और f ऑफ x यानी 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पर लिख कर दिखाया गया पहले इस स्टेप पे, तो मैं इसको 1 कह लेता हूँ। 2 में जब सॉल्व किया गया तो 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो गया 5, ठीक है। मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड में माइनस साइन तो हमारे रूल का था, फिर 5x माइनस 2 वैसे ही रहा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाला जो कि 2x हुआ, मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और ये आ गई। सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस 10x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4x, तो 5x स्क्वायर इस बिहाफ पर जो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो सकती थी वो हुई, और फाइनली जो हमें डेरिवेटिव फॉर्म मिला वो यहाँ पर ये मिल गया। So that will be the derivative of this initial function by using a quotient rule. So rewriting before differentiating, जाहिर सी बात है जब हमें कोई फंक्शन दिया जाता है तो बेहतर ये होता है कि हम उसको रीराइट करके अप्रोप्रिएट मैनर पे कर लें। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से वैल्यू लिखी हुई होती है cos x, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो हम क्या करते थे, उसको 1/2 को सेपरेट कर लेते थे, उसके बाद इस तरह से cos x लिखते थे और इसका डेरिवेटिव निकाल लेते थे d/d, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट होता था। तो ये सिंप्लीफाई करना कहलाता था कि रीराइट करना फंक्शन को। एक्चुअली है इसका मतलब यही, बोथ आर सेम। तो रीराइट यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे हमें जो इनिशियल फंक्शन दिया गया, अगर आप बगौर देखें यहाँ लिखा हुआ है 3 - 1/x डिवाइड बाय x प्लस 1 एट -1 and 1, यानी ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज पर हमें इसके डेरिवेटिव को बताना है। वैसे पहले तो हम डेरिवेटिव वैल्यूज निकालते थे, डेरिवेटिव वैल्यूज निकालने के बाद अगर मुझे इन किसी कोऑर्डिनेट वैल्यूज पर उसके स्लोप को बताना होता है तो क्वेश्चन में वो वैल्यूज दी हुई होती हैं या
अगर मैं उस वैल्यूज़ को उसके वेरिएबल पर फिट करूँ या फिल करूँ तो उसकी बिहाफ पर मुझे उसके स्लोप वैल्यूज़ का पता चल जाता है। खैर, ओरिजिनली फंक्शन जो था हमने इस तरह से लिखा, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया कि हमने एक्स एन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, यू कैन से, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी। तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। उसके बाद हमने रीराइट किया इसे, तो रीराइट किया तो इन साइड पर एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने पर ये हो गया 3x - 1, और नीचे जो x से मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हुई इन दोनों से, तो ये हो गया x² + 5x, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर ये रीराइट फॉर्म है, ये असल रीराइट फॉर्म है इसका, ठीक है। और कैसे आया? इन 2 स्टेप के जरिए। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया, वही जैसे मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई पर ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव पर स्लोप जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ थी वो -1, 1 है, तो इस स्लोप वैल्यूज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैंने f bar -1 अप्लाई किया, सो दैट इज इक्वल टू 0, विच मीन जो कोऑर्डिनेट्स है -1, इस पर जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। So then using the point slope from the equation of the line, you can determine that the equation of the tangent line at -1 and 1 is y equal to 1, यानी y की वैल्यू 1 यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन उसकी जो स्लोप वैल्यूज़ आ रही है f bar -1 पर वो 0 आ रही है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशन रूल क्या है, और क्वोशन रूल पर अगर मैं फंक्शन दिया जाए डेरिवेटिव हम उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर उनकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दी जाए तो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ पर हम उसका स्लोप कैसे दिखा सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को जो अभी हमने देखा वो 2.23 यहाँ पर दिखाया गया है, उस फंक्शंस को उसकी वैल्यूज़ दिखाई जा रही है। तो ये वो पॉइंट है जो आप देख रहे हो कि -1 and 1 पे, तो ये टेंजेंट लाइन है। और हम जानते हैं कि जब मैं किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो इस पर जो हमारे स्लोप की वैल्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज 0, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पॉइंट पे, तो यही वजह है कि इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है, हैंस प्रूफ देयर। एग्जाम्पल 6, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें ओरिजिनल फंक्शंस लिखा हुआ है, ओरिजिनल फंक्शन को रीराइट करके दिखाया जा रहा है, फिर उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, और फिर डिफरेंशिएट पर भी सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ठीक। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, कहीं पे कोई चीज़ कॉमन फैक्टर्स से बनकर कैंसिल हो रहे हैं तो आप उसे वो कर लें, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ दी सिंप्लीफाइंग। तो एक अगर आप क्वेश्चन को समझ लें तो बाकी तमाम को समझना बड़ा आसान रहेगा। ओरिजिनली ये फंक्शन था x² + 3x / 6, तो मैं 1/6 को सेपरेट करके x² + 3x लिख सकता हूँ। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये कांस्टेंट पार्ट है तो मैं इसे सेपरेट कर दूंगा, तो x² + 3x, x² का हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3, ये हो गया। अब आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं जिस फॉर्म पे ये ओरिजिनली था। अब देखो ये जो इसका सेंस है इन अ फॉर्म बोथ आर द सेम, ठीक है। तो हमने रीराइट और डिफरेंशिएट करते वक्त उसके फॉर्म को चेंज किया है, फाइनली हम उसी मॉड पे लेकर आ गए जिस मॉड पे क्वेश्चन मौजूद था। सेम सेंस क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 के बी, सी और डी पर भी अप्लाई किया गया। होप यू अंडरस्टैंड कि बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच यहाँ पर बुक पे इस्तेमाल की गई है। अब 7 पर प्रूफ ऑफ द पावर रूल को दिखाया गया है नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट पर। इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर देन देयर exists a positive integer k such that n equal to -k. So by the quotient rule we can write d upon x to power n, ठीक है। अगर मैं x to power n सिंपली की बात करूं तो इसमें हम क्या करते थे, n x n - 1, ठीक है, ये रूल का पार्ट था इसके। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, पावर रूल्स की बात कर रहे हैं। तो पावर रूल्स फॉर द नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, तो क्या मैं xn को अगर मैं 1/x to power k लिख दूं तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना भाई, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और हमें ये बताया गया कि n इज इक्वल टू -k। तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं, यानी क्वोशंट रूल भी और पावर रूल भी, ठीक है। यानी ये जो रूल मैंने पावर का बताया वो भी अप्लाई हो रहा है, और जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं वो दोनों को अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वही रिजल्ट आ गया जो हमारे पास पावर रूल का आता है, वेयर n इज इक्वल टू -k। तो बेस्ड ऑन दिस, सो द पावर रूल सजेस्ट d/dx which mean derivative of the x to power n is equal to n x n - 1. That is said to be a power rule which you have written here as well. Okay, so ये कुछ रूल्स के प्रूवमेंट भी थे, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑल्दो हमने प्रीवियस सेशंस पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया हुआ था, जिसके डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ बताई थी कि sec स्क्वायर है तो उसके डेरिवेटिव वैल्यूज़ क्या आ रही थी, कॉट की वैल्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है, sec x tan x की वैल्यूज़ क्या आ रही है, तो वो हमने देखा था। तो सिंपली अगर हमारे पास tan h है तो उसको मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, sec x है तो sec x डॉट tan x लिखा जा सकता है, कॉट है तो cosec स्क्वायर, जबकि cosec x है तो माइनस sec
x डॉट कॉट x लिखा जा सकता है, तो दैट इज सेड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी को प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है। दैट्स द सेम रूल जो हम बार बार देख रहे होते हैं कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बेसिक जो लिमिट बेस जो स्ट्रक्चर होता है प्रूव करने का, वो अप्लाई करके दिखाया जा रहा होता है कि अगर मैं 10x को sec स्क्वायर x कह रहा हूँ तो मैं क्यों कह रहा हूँ। इस चीज़ को प्रूव करने का तरीका वही होता है जो हमने एग्जाम्पल्स मल्टीपल क्वेश्चन रूल पे अप्लाई होता हुआ देखा। यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करके ये चीज़ दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। क्वेश्चन रूल हम जान चुके हैं कि क्या है, सेम लॉजिक इस्तेमाल की गई है और उसे प्रूव करके दिखाया गया है। बाकी आप इन चीज़ों को भी प्रूव करके देख सकते हैं क्वेश्चन रूल के जरिए से। ओके, द नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ यहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है। अगर इनिशियली क्वेश्चन देखूँ तो ये बता रहा है कि y इक्वल टू x माइनस 10x, तो सब्ट्रैक्शन रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं सिंपल x की बात करूँ तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, जबकि 10x का अभी हमने देखा वो होता है sec स्क्वायर x, तो दैट विल बी द डेरिवेटिव। इसी तरह x एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट रूल। अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x सेपरेट है और sec x सेपरेट है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक x एक दफ़ा जो है वो सेपरेट रहेगा, sec x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, फिर उसके बाद sec x सेपरेट रहेगा और x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई किया गया और हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो आया sec x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x 10x, ये हमारा डेरिवेटिव आया। Similarly, example 9, different form of the derivative, differentiate both form of y, 1 minus cos x divided by sin x equal to cosec x minus cot x. That is a very important thing कि जब आप किसी functions को derivate form पर लाते हो तो कुछ maths के proof भी होते हैं जो ये बताते हैं कि एक trigonometric का form एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर हो सकता है और ये दोनों एक्सप्रेशन मिलकर एक इक्वेशन प्लॉट कर देते हैं, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस फंक्शन को मैं दोनों सेंस में लिख सकता हूँ, ये पार्ट भी और ये पार्ट। हम इसे प्रूव करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म अगर मैं इसे चूज करता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, जिस तरह से हम डेरिवेटिव की टेक्निक्स देखते हुए आ रहे हैं, तो इस बिहाफ पर हमें क्या मिल रहा है? इस बिहाफ पर मिल रहा है मुझे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं उसके राइट हैंड साइड को यानी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को लूँ और इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स प्लस cosec square x. To show that the two derivative are equal, you can write in this sense. यानी अगर मुझे ये बताना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस, ये मैंने सेपरेट किया, और 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर ये हो गया और उसके बाद इसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहे हैं क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे देखते हैं कि 10x को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक। तो उन रूल्स के मुताबिक आप देखो यहाँ पर जो कॉस एक्स कॉस अपॉन साइन है, इसका मतलब है यहाँ पर कॉट को हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, और ये कॉसेक है, ये जो पार्ट है ये कॉसेक का है, ये और ये हमारा कॉट का है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है इस चीज़ का। ठीक, तो इसको सेंस में इस तरह से लिखा गया और जब इसे कन्वर्ट करके देखा गया तो दैट इज एग्जैक्टली सेम एज वी हैव सीन अबव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। सम टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम सेंस वाइज क्वेश्चन वाइज चेंज करके उसे लिख रहे होते हैं, बट दैट इज अ सेम सेंस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि सेंस से क्या मुराद है यहाँ पर, कि एक्चुअली हम फॉर्म को सिर्फ चेंज कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव या आंसर सेम ही होता है। जैसे मैंने बताया कि कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ, 10 को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, कॉसेक को 1 अपॉन कॉस या 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। ये फॉर्म है इसके जो अल्टरनेटिव वे पे लिखे जाते हैं। अनदर सेंस कि जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो अभी हमने करके भी देखा, तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस जब प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या किसी भी रूल्स को फॉलो करते हुए होता है, तो वो जब डेरिवेटिव हो जाता है उसका, तो वो इस सेंस पर आता है, यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे मैं प्रोडक्ट रूल पे देखूँ तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो वो इस सेंस पे आ जाएगा ना। तो इसको यहाँ पर बताया गया है कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग और आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो ये सिंप्लीफाइंग फॉर्म है। एक्चुअल में ये भी हमारा वही रिजल्ट ही है जो डेरिवेटिव होने की बात है, लेकिन एक मैथ्स का अप्रोप्रिएट रूल यही है कि आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, यानी जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं या कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल करके आप लिखें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं 1, 3, 4, 5 एंड 9 जिसकी डिफरेंशिएटिंग वैल्यूज है और उसके सिंप्लीफाई करके दिखाया जा रहा है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मूविंग अहेड, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यार, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब। मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव निकालें।
ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं y के फॉर्म पे हूँ तो मैं y बार लिखूंगा, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी तक हमने डेरिवेटिव के फॉर्म्स नहीं देखे थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। अब हम हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है एक से ज़्यादा दफ़ा भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। जब एक से ज़्यादा दफ़ा डेरिवेटिव होता है तो हम उसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और उसे इंडिकेट करने के लिए हर एक डेरिवेटिव को इस तरह से अलाइन या साइन करना होता है जिससे हमें पता चले कि ये जो फंक्शन है वो इस वक्त किस डेरिवेटिव फॉर्म पर है। जैसे मैंने यहाँ पे y बार लिखा है तो उसका मतलब है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। 2 कांस्टेंट है तो 2 वैसे ही रहेगा। इस x क्यूब का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव y डबल बार, तो ये 6 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x, तो मैं लिख सकता हूँ 12x, राइट। y ट्रिपल बार पे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा 1, तो सिंपली मैं इसको लिखूंगा 12, और y फोर्थ डेरिवेटिव जैसे मैं निकालूंगा क्योंकि कांस्टेंट है इसके डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये कुछ हायर ऑर्डर्स के सेंस हो गए। अब सवाल ये होता है कि जब हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं तो सम टाइम हमें डेरिवेटिव एक और फंक्शंस के फॉर्म पे मिलते हैं। जैसे ये एक इनिशियल एक फंक्शन था, ठीक है, मैं इसे f1 कह रहा हूँ, तो ये भी तो फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं ये भी एक फंक्शन ही होता है जो फंक्शन के प्लॉट को चेंज करता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन का एक सिंपली ये फंक्शन है, जब मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर कुछ यूँ प्लॉट होता है ना भाई, ठीक, मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा, यूँ प्लॉट होता है, तो ये एक्स स्क्वायर है। जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये 2x होगा, तो 2x का प्लॉट ये तो नहीं रहेगा, वो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो इसके अलावा होगा जिस तरह 2x को जब हम प्लॉट करेंगे। तो ये यही सेंस बता रहा है कि जब हम डिफरेंट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर एक नया फंक्शन बनता है। जब नया फंक्शन बनता है तो उसकी विजुअलाइजेशन भी चेंज हो रही होती है। इसी चीज़ को बुक पे कैसे बताया गया, इस चीज़ को हम समझते हैं। जस्ट एज यू कैन ऑब्टेन अ वेलोसिटी फंक्शन बाय डिफरेंशिएटिंग अ पोजीशन फंक्शन, you can obtain an acceleration function by differentiating a velocity function. Another way to looking at this is that you can obtain accelerations function by differentiating a position function twice. यानी फिजिक्स एंड सेंस पे जो एक्सेलरेशन फंक्शन है उनकी वेलोसिटी को हम डिफरेंट सेंस में चेंज होता हुआ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी जो पोजीशन फंक्शन है वो एस टी है, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो एस बार टी हो गया, ये वेलोसिटी बन गया। जब मैंने एस डबल बार टी किया तो ये एक्सेलरेशन फंक्शन बन गया। फंक्शन सेंस चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने F1, 2, F3, F4, ठीक है, और F5 पे बताया था। सो द फंक्शन given by et is a second derivative st and it is denoted by a double bar. The second derivative is an example of high order derivative. You can define derivative of any position integer order. For the instance, third derivative is a derivative of the second derivative, higher order derivative, denoted as follows. तो जब आप डेरिवेटिव हायर ऑर्डर के निकाल रहे होते हैं तो नोटेशन वाइज इसके डिफरेंस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। अगर हमें फंक्शन y के फॉर्म पर दिया गया है तो मैं y बार, y डबल बार, 3 बार, 4 नंबर लिखूंगा। अच्छा, 3 के बाद आप 4, 5 इस तरह से लिख सकते हैं टू द वैल्यू ऑफ n। अगर फंक्शन f ऑफ x में दिया गया है तो f बार, f डबल बार, f3 बार, और 3 के बाद 4 लिखेंगे, नॉट 4 टाइम बार। dy अपॉन dx पे दिया गया अगर हमें तो d स्क्वायर एक्स स्क्वायर, d क्यूब एक्स क्यूब, d4 x4 एंड सो ऑन। और अगर सिंपल f ऑफ x पे दिया गया है तो मैं d स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखूंगा और उसके साथ सिंपल f ऑफ x पे बार नहीं लगाऊंगा। इसी तरह डेरिवेटिव को d ऑफ x, जो कि नीचे वैल्यूज लिखी जाती है, d ऑफ x स्क्वायर, d ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से फॉर्म दी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टिल टू द वैल्यू ऑफ n डेरिवेटिव थे जो लिखने का तरीका था। इसी तरह कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम मौजूद हैं, जैसे डेरिवेटिव के because the moon has no atmosphere, a falling object on the moon encounter no air resistance. In 1971, astronauts David Scott demonstrated that a feather and a hammer fall in a same rate of the moon. यानी मून पर जो है वो पर को और हैमर को जब गिराया जा रहा है तो सेम रेट के साथ मून पे जो है वो फॉल कर रहा है। So the position function for each of these falling object is given by, तो जो falling functions हमें दिया गया वो -0.881 t स्क्वायर प्लस 2 दिया गया। अब ये फंक्शंस कैसे आ रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द फिजिक्स नाउ, ठीक है, हमें सिर्फ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जब ओरिजिनली इस फंक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर लिया गया तो इसके वेलोसिटी फंक्शन मिला, और जब मैं सेकंड पे गया तो मैं इसके एक्सेलरेटिंग फंक्शंस को कॉल कर चुका हूँ, और बेस्ड ऑन दिस हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की। सो जो कांस्टेंट वैल्यू g की होती है या t की होती है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया, -9.8। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स -9.8 है,
जबकि जो मून की हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है वो मिलती है -1/62 यहाँ से, जो कि सेकंड डेरिवेटिव से मिला। इसको डिवाइड किया और हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो 6.2 आ गई। तो फिज़िक्स के मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिज़िक्स की एग्जांपल बार बार इसलिए आ रही होती है क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम फिज़िक्स के अंदर बहुत दिखते हैं, ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन पे, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस पे। यही वजह है कि डिफरेंट बुक के अंदर आप फिज़िक्स के क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। आपने इससे परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम चेंजिंग को किस तरह से होता हुआ देख रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द 2.2 जिसमें हमने 2.3 जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली जाना कि प्रोडक्ट रूल और इसी तरह से क्वेश्चन रूल क्या होते हैं। फिर प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव को जाना। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली चीज़ों के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इसी तरह चीज़ों को आप सीखते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सजेशन लोगों को ज़रूर दें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या सब्सक्राइबर आते हैं तो एक मोटिवेशन रहती है और उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना आसान रहता है, जिस तरह मैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।